मोहनदास करमचंद गांधी, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरा इतिहास है। पर सोचिए, एक वकील राष्ट्रपिता कैसे बन गया? मतलब ये जो इतना बड़ा बदलाव था, ये सफर तय कैसे हुआ? चलिए आज इसी असाधारण कहानी को समझते हैं। गांधी जी के निधन पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। ये शब्द सिर्फ दुख जताने के लिए नहीं थे, नहीं, ये उस खालीपन को दिखा रहे थे जो पूरे देश ने उस वक्त महसूस किया, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो तो करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की एक रोशनी थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब ब्रिटेन में पढ़ा लिखा एक वकील जो सूट बूट पहनता था, वो अचानक एक साधारण सी धोती में लिपटी हुई वो ताकत कैसे बन गया जिसने दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर को चुनौती दे दी? चलिए आज इसी कमाल की यात्रा को करीब से देखते हैं। तो गांधी की कहानी की शुरुआत, जैसा कई लोग सोचते हैं, भारत में नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत हुई दक्षिण अफ्रीका में। असल में यही वो जगह थी जहां उनके विचारों और उनकी पूरी फिलॉसफी ने जन्म लिया। जरा सोच कर देखिए, साल था 1893। एक ठंडी रात और एक नौजवान भारतीय वकील को सिर्फ इसलिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है क्योंकि उसका रंग गोरा नहीं था। ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, नहीं, ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़ी आग को जन्म दिया। उसी अपमान के बाद गांधी ने एक नया हथियार बनाया, एक ऐसा हथियार जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। नाम था सत्याग्रह, मतलब सत्य की शक्ति। अब ये कोई पैसिव रेजिस्टेंस नहीं था कि बस चुपचाप सहते रहो, नहीं, ये तो सच्चाई और अहिंसा के जोर पर जुल्म करने वाले के ज़मीर को जगाने की एक एक्टिव कोशिश थी। और इस पावरफुल आइडिया का पहला इस्तेमाल भी 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ। और देखिए, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं आया। गांधी ने पूरे 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए। सोचिए, 21 साल! यही वो वक्त था जब उन्होंने अपने तरीकों को आजमाया, टेस्ट किया, संगठन बनाए और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को एक लीडर के तौर पर तैयार किया। ये एक तरह से वो भट्टी थी जिसमें तप कर मोहनदास महात्मा बनने की राह पर चल पड़े थे। फिर 1915 में जब गांधी भारत लौटे तो वो सीधे आज़ादी की नेशनल लड़ाई में नहीं कूद गए। नहीं, उन्होंने पहले अपने तरीकों को, अपनी फिलॉसफी को छोटे लेवल पर, भारत की जमीन पर परखा। भारत आकर उन्होंने 3 बहुत जरूरी लोकल आंदोलनों को लीड किया। एक तरह से कहें तो ये उनके पायलट प्रोजेक्ट्स थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। और इन तीनों में जो कामयाबी मिली, उसने ये साबित कर दिया कि सत्याग्रह का उनका फॉर्मूला भारतीय जमीन पर भी बिल्कुल उतना ही असरदार था। खासकर चंपारण का मामला तो बहुत ही अहम था। यहां उन्होंने दिखाया कि कैसे सिर्फ एक आम किसान के बुलाने पर जाकर बिना किसी हिंसा के एक पूरी की पूरी जालिम व्यवस्था को झुकाया जा सकता है। और कहते हैं कि इसी जीत के बाद लोग उन्हें मोहनदास से महात्मा कहने लगे थे। तो इन शुरुआती जीतों के बाद गांधी एक नेशनल लीडर के तौर पे स्थापित हो गए। अब वो पूरी तरह से तैयार थे अपनी टेस्ट की हुई स्ट्रैटेजी को अब पूरे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में लागू करने के लिए। उनका असर इतना जबरदस्त था कि भारतीय इतिहास में 1919 से 1948 तक के पूरे दौर को गांधी युग या गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है। सोचिए, वो सिर्फ एक लीडर नहीं रहे, वो एक पूरे जमाने की पहचान बन गए। और फिर उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े देशव्यापी आंदोलनों को लीड किया। खिलाफत मूवमेंट से हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश की, फिर असहयोग आंदोलन, फिर ऐतिहासिक दांडी मार्च और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन। इन सब के जरिए उन्होंने करोड़ों भारतीयों को एक साथ जोड़ा और दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत को बिना हथियार उठाए चुनौती दी। गांधी की असली ताकत किसी पार्टी में नहीं थी, उनकी असली ताकत थी भारत के आम लोगों पर उनका अटूट भरोसा। और उनका ये एक कथन उनके इस विश्वास और संकल्प को साफ दिखाता है। देखिए, इंसान चला जाता है लेकिन उसका विचार वो हमेशा जिंदा रहता है। गांधी के साथ भी यही हुआ। तो अब बात करते हैं उनकी विरासत की और दुनिया पर उनके उस असर की जो आज भी कायम है। गांधी एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिनके बारे में राय कभी एक जैसी नहीं रही। एक तरफ करोड़ों भारतीय थे जो उन्हें बापू और राष्ट्रपिता मानकर पूजते थे, तो वहीं दूसरी तरफ विंस्टन चर्चिल जैसे उनके आलोचक भी थे जो उन्हें अर्धनंगा फकीर कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। ये दिखाता है कि उनकी शख्सियत कितनी कॉम्प्लेक्स थी।
और उनका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत की सीमाओं के बहुत बहुत दूर तक फैला। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर हों या फिर दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, दुनिया भर में सिविल राइट्स के बड़े बड़े लीडर्स ने जुल्म के खिलाफ अपनी लड़ाई में गांधी के अहिंसा वाले रास्ते से ही प्रेरणा ली। तो आखिर में अगर हम गांधी के पूरे जीवन और उनकी पूरे फिलॉसफी को निचोड़े तो वो दो पिलर्स पर टिकी थी, बस दो। पहला, सत्य, यानी हमेशा सच्चाई पर टिके रहना, और दूसरा, अहिंसा, यानी किसी भी हाल में हिंसा का रास्ता न अपनाना। बस यही उनकी हर काम का बेसिस था। और ये सब हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया को देखिए, जो लड़ाइयों और हिंसा से भरी हुई है। ऐसे में क्या गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पहले से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी, कहीं ज़्यादा रेलेवेंट नहीं हो गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।